हम इस्लाम में अमूमन कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन जब हम कुरान स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद ऐसा नहीं है, बल्कि अमाल का दारोमदार शायद नीयतों के अलावा और भी चीज़ों पर है। Assalamualaikum everyone, welcome to episode 2 of discussing the constitutional struggle of Pakistan। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल फ्रेमवर्क जो कि बड़े बड़े माइस्ट्रोज आए हैं। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात होना शुरू हो गई थी तो सवाल ये आना शुरू हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। तो जो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने क्या क्या थ्योरीज़ दी और उनका क्या फ्रेमवर्क्स थे। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर की जो थ्योरी थी। अब स्टेट ऑफ नेचर ये है कि एक इंसान अगर उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई ना हो, तो वो किस तरह एक्ट करता है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है। तो उसको उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर कहा था। तो ये सवाल जब आया तो तीन बड़े, ये स्टेट ऑफ नेचर का जो टॉपिक है वो काफ़ी लोगों ने और भी डिस्कस किया, लेकिन जो तीन बड़े माइस्टर जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन भी कहलाए जाते हैं, उनमें थॉमस हॉब्स सबसे पहले हैं, फिर जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो। तो थॉमस हॉब्स ने ये कहा था कि इंसान जो है अगर उसको ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन या उसके ऊपर कोई कवानीन नाफिज ना किए जाएं तो वो एक ऐसा आदमी है जो कि खूनख्वार है, जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है और वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो ऊपर जो बैठा हो वो बिल्कुल डिक्टेटर टाइप चीज़ हो, क्योंकि इंसान जो है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ये अमूमन ये बात जब आप सुनते हैं कि थॉमस हॉब्स ने की थी, तो यही बात बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी भी कहते हैं कि जी ये डंडे वाला काम होना चाहिए और पाकिस्तानी कौम सिर्फ डंडे से चलती है। हालांकि जो एम्पेरिकल एविडेंस है वो हमें मिल चुका है कि पाकिस्तान में डंडा अयूब खान ने भी चलाया, याया खान ने भी चलाया, ज़िया हक ने भी चलाया, मुशर्रफ ने भी चलाया, अब हाफिज़ मुनीर भी चला रहा। तो डंडे से कभी भी पाकिस्तान ठीक नहीं हुआ। और अभी भी अगर कोई बंदा समझता है कि डंडे से ठीक हो सकते हैं तो शायद ये बात दुरुस्त नहीं है। और थॉमस हॉब्स ने भी जब ये दिया था तो बाद में आस्ता आस्ता पता चलना शुरू हो गया था कि ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता कि डंडे पे ही चले। और इसका जो बहुत बड़ा जिसको जो चैलेंज दिया था वो जॉन लॉक ने दिया था। उसने कहा था कि इंसान जो है वो ये नहीं कि उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता है और आपको उसे डंडा चाहिए। उसने कहा कि नहीं, इंसान रैशनल है और इंसान के ऊपर आपको वो उसको गॉड राइट नेचुरल राइट्स मिले हुए हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के, और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, वो लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। तो जो अगर स्टेट ऑफ नेचर आई तो वो लोग आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जानते हैं। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि जी आप एक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि जी इस वजह से ज़रूरी है कि डंडा चाहिए। उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस वजह से चाहिए ताकि अगर इनकी आपस में कोई इख्तलाफ हो जाए तो आप उसमें बैठ के आप जुडिशरी का रोल अदा कर सकें। तो उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा काम होना चाहिए जुडिशरी का, कि लोगों के दरमियान में सुलह सफाई कर सकें। इसके बाद अब आप ये बोलेंगे कि शायद ये बात बहुत ज़्यादा यूटोपियन है, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आज आप सोचें कि पाकिस्तान में अगर आज हुकूमत ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल पुलिस वगैरह का रोल ख़त्म हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग चोरी चकारी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो कि नहीं भी करेंगे। तो जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है वो हमें तो लगेगा कि सच होगी कि लोग सब चोर चकारी करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से लोग, बहुत सुनने वाले ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे कि जी अब हर जगह जो है वो केओस फैल गया है, तो वो ये नहीं कि वो भी केओस में तमाशबीन बनना शुरू हो जाएंगे, वो शायद लोगों को प्रोटेक्ट करने को तरजीह दें। तो ये बात जॉन लॉक ने की थी कि ये जो थॉमस हॉब्स कर रहा है ये गलत है और जो मैं कर रहा हूँ ये शायद बेहतर है, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें एक दोनों की थ्योरीज में एक चीज़ मिसिंग थी कि उन्होंने इमोशनल साइड डिस्कस नहीं की थी। और फिर इस पे फिर जॉन जॉक रूसो आया था और उसने कहा था कि ऐसा है नहीं, इंसान जो है उसके वो इमोशनल बीइंग है और उसके अंदर दो किस्म के इमोशंस होते हैं। एक होता है तरस खाना और एक होता है जेलस होना। और उसने उसको अमोर प्रॉपर और अमोर दी सॉई बोला था, जो उसके वर्ड हैं जो उसकी किताब में लिखे हुए हैं। तो उसमें यह था कि अगर जो बंदा हमसे हायरार्की में नीचे होता है हमें उस पर तरस आता है, हम कहते हैं कि यार उसको उसके साथ अच्छा हो। और जो हमसे ऊपर होता है तो उसके साथ हमें जेलसी महसूस होती है। तो उसने कहा कि जो इंसान जो है उसके अंदर इमोशन जो है वो उसको डिराइव करते हैं। तो ये तीन थ्योरीज दी थी और उन्होंने कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो इनकी जो ह्यूमन नेचर है उसको मद्देनज़र रख के कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, क्योंकि इंसान जो है वो
इस नेचर का है। अब ऑब्वियसली इन्होंने सबने थॉमस हॉब्स ने कहा कि सारे आदमी जानवर, सारे इंसान जो है वो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। जॉन लॉक ने कहा नहीं, सब इंसान जो है वो अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जॉन जॉक रूसो ने कहा कि सब लोग इमोशनल होते हैं। अब इन तीनों को आप लोग ये बोलेंगे कि जी हम लोग बाइनरी सोच के कि जी ऐसा है या ऐसा नहीं है। इंसान जो है वो शायद इन तीनों किस्म के पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो इस वजह से इन तीनों थ्योरीज को देखने की ज़रूरत होती है। मैं अमूमन जब भी पढ़ता हूँ तो मैं ये नहीं कहता, लोग आजकल जो स्पेशली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे थॉमस हॉब्स को पढ़ाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि जी ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री से आए हैं, पाकिस्तान वगैरह से, तो मुझे लगता है कि थॉमस हॉब्स की थ्योरी अभी भी वैलिड है। तो ये उन्होंने कहा था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, इसका जवाब इन तीनों ने दिया था। इसके अलावा भी दिया था, लेकिन ये तीन बड़े लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करने वाला बंदा है उसके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी, और जब इसके पास ताकत आ जाती है वो ईविल हो जाता है। तो इसलिए फिर मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़ा फ्रेंच फिलोसोफर था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और जॉन जॉक रूसो इन तीनों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था लोगों की सोच बदलने में। तो उसने कहा कि जिसके पास ताकत होगी, ताकत को आपने स्प्लिट कर देना, और उसने कहा था 3 ब्रांचेज होनी चाहिए इसकी, लेजिस्लेटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है कि कानून कौन बनाएगा, जो कानून बनाएगा उसने उसने जज नहीं बनना, जज का किरदार किसी और ने अदा करना है। कानून जुडिशरी नहीं बनाएगी, कानून बनाने वाली बॉडी अलग होगी। और फिर तीसरे नंबर पे कानून इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी भी अलग होगी, और उसको एग्जीक्यूटिव। तो अभी पाकिस्तान में भी जब आप देखते हैं कि तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच चला रहा होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल ब्रांच चला रहा होता है, और जो नेशनल असेंबली है वो हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच चला रही होती है। तो ये उसने कहा था कि जी तीन हिस्सों में तकसीम कर देनी चाहिए ताकत। अब ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जुडिशियल ब्रांच के पास थोड़ी बहुत ताकत है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास भी थोड़ी बहुत ताकत है। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो कि नेशनल असेंबली है, जहाँ से एक्चुअली पावर का मिम्बा निकलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, वो सारी ताकत जो है वो पिंडी में बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, अगर मुझसे कोई पूछे कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी है उसमें क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास है, मैं बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़े बहुत इख्तियारात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 20-25% होते हैं। जुडिशरी के पास भी 20-25% के इख्तियारात होते हैं। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबली है, यहाँ पे जहाँ पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए वो उनके पास कुछ भी नहीं होता। किसी को पता भी नहीं होता कि जी लेजिस्लेशंस क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो वो सारी जो ताकत है वो हाईजैक हुई हुई है, और वो 50% जो ताकत है वो पिंडी में बैठी हुई है। तो ये खैर थ्योरी दी थी कि जी आपने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो किस किस्म का होना चाहिए, और उसमें जो ताकत है वो किस तरह आपने स्प्लिट करनी है। फिर तीसरे नंबर पे जो बात आई थी फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क की, उन्होंने कहा था कि अब आपने कोई भी एक्शन है लोगों का जो आपने गवर्न करना है, उसको आप किस तरह देखेंगे कि उसके अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, अब गलत की क्या डेफिनेशन है कि अगर एक आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि कत्ल कर दिया और उसको टांग दें? तो इस पे भी फिलोसोफर स्प्लिट हो गए। उसमें सबसे पहले ने कहा नहीं, हमें उसकी इंटेंशन देखने की ज़रूरत है, और इस्लाम में भी हम कहते हैं ना ज़्यादातर कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल थॉट है जिसे डियोंटोलॉजी कहती है, और इमानुएल कांट जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं वो भी इसी को ही मानते थे। तो उन्होंने कहा जी ये आपने नीयत देखनी है कि क्या उसकी नीयत क्या थी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नीयत देख रहे हैं तो कोई भी बंदा गलत काम करके बोले मेरी नीयत तो अच्छी थी, मसलन किसी को कत्ल कर दिया और कहा कि जी मैं तो कत्ल इसलिए कर रहा था कि कल को इसने कोई गलत काम कर देता, इस वजह से मैंने कहा कि वो गलत काम करने से पहले ही मैंने उसको सोसाइटी से ख़त्म कर दिया, कि वो किसी का जाके किसी लोगों कहीं डाका डाल देता, तो इससे पहले कि वो डाका डालता तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो ये इंटेंशंस पे लोगों ने कहा नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, क्योंकि इंसान की जो इंटेंशंस है वो कभी नज़र ही नहीं आती हैं। तो हमें एक्शंस को देखना चाहिए कि एक्शंस क्या वो रिलेटिवली ठीक है या नहीं। तो वो उन्होंने कहा इसको कहते हैं वर्च्यू एथिक्स, और ये फिर प्लेटो, सोक्रेटिस जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो इसको मानते थे कि एक्शन को इन आइसोलेशन देखने की ज़रूरत होती है, कि कत्ल जो है वो गलत है तो वो गलत है, झूठ अगर गलत है तो गलत है। चाहे आप झूठ बोल रहे हैं किसी को बचाने के लिए, तो अगर झूठ बोलना गलत है तो वो हर जगह गलत है, चाहे वो किसी को बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। फिर तीसरा एक स्कूल निकला जिसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोई भी एक्शन लें, आपने ये देखना है कि उसका जो नेट इम्पैक्ट है सोसाइटी में वो क्या आ रहा है। अगर उसका नेट इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आ रहा है तो आपने उसको अच्छा कहना है, उस एक्शन को आप कहेंगे कि अच्छा है। और अगर उसका नेट इम्पैक्ट गलत आ रहा है
तो वो आप कहेंगे गलत है। मसलन आपने अगर किसी को कत्ल कर दिया और उस कत्ल करने से सोसाइटी में बेहतरी आ गई कि एक डाकू कम हो गया, तो आप बोलेंगे कत्ल करना ठीक है। तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। अब आ जाते हैं इस्लाम पे। जब इस्लाम कहता है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो कुरान में हमें थोड़े से डिफरेंट इसके हमें नज़र आते हैं, इसकी डिस्कशन नज़र आती है। सबसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में जो चोरी करता है या कोई जना करता है, उनसे ये नहीं पूछा गया कि उनकी नीयतें क्या हैं। कहा कि जी अगर उन्होंने ये गलत काम किया है तो उनके हाथ काट दो। उसमें नीयतों का जिक्र ही नहीं है कहीं। वो पूरी जो आयतें हैं जो लिखी हुई हैं उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है। फिर सिमिलरली जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने पहले एक जगह जा रहे थे तो कश्ती पे जा रहे थे, वो कश्ती तोड़ दी, फिर एक बच्चे को कत्ल कर दिया और उन्होंने कहा कि जी बच्चे को इस वजह से कत्ल किया क्योंकि ये बड़ा होकर बहुत ज़्यादा फसाद फैलाता। कश्ती मैंने इसलिए तोड़ दी कि जो किंग है वो आगे की कश्ती जो है वो साइफन कर लेता। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारे जो मैं एक्शंस ले रहा हूँ वो सीमिंगली गलत नज़र आ रहे हैं, तुम्हें गलत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका जो नेट इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी, तो इस कुरान में जब आप देखते तो आपको नजर आता है कि ये तीनों चीजें डिस्कस हुई हैं, इंटेंशंस भी, एक्शंस भी और कॉन्सिक्वेंसेस भी। डियोंटोलॉजी फिलोसफी भी डिस्कस हुई है, वर्चुअल एथिक्स फिलोसफी भी डिस्कस हुई है और कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी भी डिस्कस हुई है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा रहे होते हैं तो उनमें भी ये डिस्कशन है कि जी आपने जब एक्शंस को देखना है तो आपने किस तरह देखना है, क्या आपने इंटेंशंस को देखना है, आपने एक्शंस को देखना है या कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है। अब प्रीडोमिनेंटली एक्शंस जो हैं उनको जब वो होते हैं वो वर्चुअल एथिक्स पे आप देखते हैं कि जी एक्चुअली एक्शन जो है वो सही है या गलत है। बहुत कम होता है कि आप उसकी इंटेंशंस या कॉन्सिक्वेंसेस को आप डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में ज़्यादातर जो बने हैं उन्होंने ये डिस्कस कर लिया था कि इंटेंशन और कॉन्सिक्वेंसेस को अगर आपने डिस्कस करना शुरू कर दिया तो वो बहुत सब्जेक्टिव डिबेट हो जाती है, क्योंकि कोई भी बंदा आर्ग्यू कर सकता है मेरी नीयत तो ये थी या इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इस चीज़ से बहस से बचने के लिए आपने एक्शंस को बिल्कुल उसमें देखना है, इन आइसोलेशन देखना है। तो ये हैं 3-4 बड़े जो फिलोसफिकल फ्रेमवर्क्स हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग लॉ की क्लास तो बना नहीं रहे, हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग द ब्रॉड थ्योरीज, क्योंकि मैंने बाद में जो पॉइंट देना है उन थ्योरीज, उन पॉइंट्स में मैं ये थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज फिलोसफिकल फ्रेमवर्क्स। अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनते हैं तो उनमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि आते हैं जिसकी वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 3।